अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स का एक दूसरा टॉपिक। आज हम एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि रिस्पायरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस के जिसके दौरान जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रिपेयर हो जाता है, इसको तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एटीपी जो होती है वो निकाली जाती है। हमने क्या कहा था कि जो रिस्पायरेशन है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा था कि ये वो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन की जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अब हम डिस्कशन करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के ऊपर, और यहाँ पे साथ साथ मैं आप लोग के साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है कि जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अब इस दौरान जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इस दौरान फूड मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और इस दौरान क्या होती है, एनर्जी जो होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर दी जाती है। ओवरऑल रिएक्शन आपको दिया हुआ है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपीज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन हम देखते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साथ में 36 एटीपी जो होती है वो यहाँ से निकाली जाती है। इट मीन्स कि वहाँ पे 2 एटीपीज की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे 36 एटीपीज की फॉर्मेशन हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये ज़्यादा एनर्जी लेवल पे ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन ये कहाँ कहाँ पे होते हैं ये पूरा प्रोसेस, तो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। कहते हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक है ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो जाएगा कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट होगा फिर जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होगा। अब कहते हैं ये जो ग्लाइकोलिसिस एमसीक्यूज के हवाले से देख लें। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। क्रेब्स साइकिल और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होंगी कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। तो ये भी आप एमसीक्यूज के हवाले से देख लें। अब कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप होता है, ये कौन सा स्टेप होता है, कहते हैं ग्लाइको है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स लाइसिस स्प्लिटिंग, यानी ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे। ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के जिसके अंदर क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा। अब कहते हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान द ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 6 फ्रॉम 6 कार्बन कंपाउंड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास क्या है, एक ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। इस दौरान आप देखते हैं ये बहुत ज़्यादा रफ है, ठीक है। आप इसको देखिए, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये आगे जाएगा और देखिए 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब कहते हैं कि इस दौरान ये प्रोसेस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, इसको भी देख लें, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, यहाँ पे नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा, 2, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, ऑक्सीजन अगर हो भी तो ये हो सकता है, अगर ऑक्सीजन अगर ना भी हो तो भी ये हो सकता है। इसी वजह से कहते हैं ग्लाइकोलिसिस जो है ये एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में ये पॉसिबल है। तो आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई ग्लाइकोलिसिस अगर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती, ये खुद ब खुद ग्लूकोज तो उसको तोड़ा जाते हैं पाइरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया ग्लाइकोलिसिस। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये दोनों एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में कॉमन है। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बना लेते हैं। अब 2 एटीपी के फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब जो है उसके नाम से मशहूर हो चुका है, क्योंकि उसने इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आप कहते हैं कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ये भी आप एमसीक्यूज के हवाले से देख लें कि जो क्रेब्स साइकिल ये कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। आपको याद होगा हमने एंजाइम वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम और कुछ होते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम। वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं उसको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का नाम दिया था, और वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं उसको हमने इंट्रा सेलुलर एंजाइम का नाम दिया था, ठीक है। तो ये इंट्रा सेलुलर एंजाइम जो होते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इसमें मौजूद होते हैं, और फिर इस तरह से क्रेब साइकिल का पूरा प्रोसेस जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। क्रेब साइकिल किस तरह से होते हैं, यहाँ पे आप देखें ये एक पूरा प्रोसेस है क्रेब साइकिल, ठीक है। और इसमें देखें एक किस तरह से एक जो पाइरुविक एसिड यहाँ से आता है और किस तरह से यहाँ पे एंटर होता है, ठीक है। ये होल इस तरह साइकिल के फॉर्म में होता है, और ये यहाँ से देखें जगह जगह पे के ऊपर एटीपी इस तरह से कोएंजाइम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। आपने इसको नहीं देखना, बस आपने सिंपली इसको समझने की एक साइकिल है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम साइकिल कहते हैं, एक साइकिल के फॉर्म में आप लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। अब कहते हैं बिफोर एंटरिंग द क्रेब साइकिल द पाइरुविक एसिड इज जनरेटेड इन द ग्लाइकोलिसिस चेंज इनटू 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए।
जैसे हमने कहा कि जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, पायरुवेट के अंदर। देखें अब ये पायरुवेट देखिए 2 पायरुवेट बन गए हैं। अब ये एक पायरुवेट के लिए एक साइकिल जाएगा, दूसरे पायरुवेट के लिए अलग साइकिल जाएगा, ठीक है। एक पायरुवेट आता है चूँकि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये 3 कार्बन कंपाउंड से किस चीज़ में चेंज हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये 2 कार्बन कंपाउंड में ये चेंज हो जाता है, ठीक। अभी देखिए 2 कार्बन बन गए हैं। अब ये 2 कार्बन कंपाउंड जो होता है इसमें कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड से। ये देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, देखिए 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। अब ये रेडी है साइकिल में एंटर होने के लिए। कहते हैं देन इट गोज टू सीरीज ऑफ रिएक्शन। यहाँ सीरीज ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने देख ली किस तरह से सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। इसकी ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली ऑक्सीडेशन इसकी हो जाती है। कहते हैं ये जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और साथ साथ में एटीपी की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ एनएडी और एफएडी जो कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फिर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये कोएंजाइम्स होते हैं। फिर आगे जाके इससे एटीपी जो होती है वो उससे बनाई जाती है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। हमने क्या कहा, एक ऐसा साइकिल कि जिसके अंदर जो पायरुविक एसिड होता है उस सबसे पहले उसको एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है एक तरह से और यहाँ से एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे देखिए क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, एटीपी और एनएडी और एफएडीएच की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा, कहते हैं ये इस दौरान क्या होता है, ये लास्ट स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। आप एमसीक्यूज के हवाले से भी देख लें, ये लास्ट स्टेप होता है। और इस दौरान क्या होता है, कोएंजाइम को रिड्यूस किया जाता है, जैसे एनएडी एच है और एफएडीएच, इसको इस तरह से इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, एटीपी की। वो जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बने थे ना, अब यहाँ पे इसकी फर्दर प्रोसेस होंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन चाहिए होगा। कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो एनएडी और एफएडी से रिलीज़ कर दिए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर पास ऑन होकर जाते हैं साइटोक्रोम्स, कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, वहाँ तक ट्रांसफ़र होते जाते हैं। और इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो एटीपी होता है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है एडीपी से एटीपी के अंदर, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है, एटीपी से एटीपी। हमने क्या कहा था कि एक नाइट्रोजनियस बेस होता है, इसके साथ क्या होता है, राइबोस शुगर होता है, ठीक है। इसके साथ क्या होते हैं, फॉस्फेट जो होते हैं वो इस तरह से अटैच हो जाते हैं। फिर देखिए फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना, यहाँ पे जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, लूज करते हैं, वो एनर्जी इन दोनों फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसकी फॉर्मेशन में यूज़ हो जाती है, ठीक है। इस दौरान क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आते हैं और ऑक्सीजन उसको गेन कर लेते हैं। इस तरह से वाटर की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन की वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है मैं आपको यहाँ पर जनरली बताती हूँ। जैसे ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, आपको नज़र आ रहा है। देखें एनएडी आता है, एफएडी आते हैं, देखिए साइटोक्रोम्स आते हैं, मुख्तलिफ तरह के कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं। जैसे देखें जिस तरह हम नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन, देखें एनर्जी ऊपर जाके हाई है, इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो एनर्जी देखें इस तरह से एनर्जी लो है, ठीक है। एनर्जी नीचे आते हैं तो एनर्जी लो हो गई है। तो जैसे हम नीचे आते हैं एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ करती जाती होती जाती है। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीजन उसको गेन कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन आते हैं और इस तरह से वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। देखिए एक चेन की तरह काम करें, इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं, ईटीसी भी हम इसको आमतौर पर कहते हैं, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, जो एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्मेशन, एक तरह से एटीपी के लिए जो एनर्जी होती है वो इसको मिलती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने 3 स्टेप्स पढ़ ली कि पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम यहाँ पे टोटल एनर्जी का वो कंजप्शन वो देखते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन है वो देखें किस तरह से एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, कितनी होती है। अब कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीजेज जनरेट्स 38 एटीपीज। टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर ब्रेक डाउन होगी तो 38 एटीपीज जो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब ग्लाइकोलाइसिस से लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जितनी भी जो ग्लूकोज है वो उसकी तोड़ फोड़ होती है, तो उस दौरान कितनी एनर्जी एटीपीज की फॉर्मेशन होती है, एटीपी 38 एमसीक्यूज में आप देख लें। अब चूँकि 2 तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो चुके थे, तो ग्लाइकोलाइसिस ने अपने 2 एटीपी वापस ले ली। जब उसने वापस ले ली तो टोटल कितने बचे, नेट गेन टोटल हमारे पास कितना आया है, 38, यानी 2 एटीपी हमने इस्तेमाल कर ली इस पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। फिर जब 2 एटीपी हम वो वाले 2 एटीपी हम निकाल लें तो बाकी कितने बच जाते हैं, 36 एटीपी जो होते हैं वो बन जाते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। सो आप एमसीक्यूज के हवाले से ये देख लें। कहते हैं एटीपी जो होती है स्टेप वाइज इसकी जनरेशन होती है और इस प्रोसेस के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, फिर क्रेब्स साइकिल के दौरान, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। अब टोटल कितनी एटीपीज की फॉर्मेशन होती है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें
कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान देखिए मुख्तलिफ देखिए इस तरह के स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। पायरुविक एसिड जो होते हैं वो आता है, पायरुविक एसिड को चेंज कर दिया जाता है किस इसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। इस तरह 2 NAD भी यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, 2 NAD यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। 2 दफ़ा ये साइकिल जाते हैं, एक एसिटाइल को ए के लिए भी और दूसरे एसिटाइल को ए के लिए भी। सो एक प्रोसेस के दौरान भी 3 NAD बनेंगे और दूसरे प्रोसेस ए और एक FAD, और दूसरे प्रोसेस के अंदर भी 3। तो मतलब 3 एक साइकिल के लिए, 3 दूसरे साइकिल के लिए, 2 दफ़ा ये साइकिल जाएगा ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, 2 दफ़ा ये साइकिल चला जाएगा। सो 3 and 3 NAD और 1 FAD। सो यहाँ पर हमेशा याद रखें कि जो एक NAD होता है ना, एक NADH, ये मोस्टली हमें कितने ATP देता है, 3। और एक FAD जो होता है ये हमें कितने ATP देता है, ये हमें 2 ATP देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि चूँकि यहाँ पे 2 NAD है, ठीक है, और एक NAD से 3 ATPs हमारे पास आ सकते हैं, तो 2 3 6। तो यहाँ पे देखिए 6 ATP यहाँ से आ चुके हैं। इसी तरह यहाँ से भी 2 3 6 ATP यहाँ से आ जाते हैं। 6 NAD है जो हम देखते हैं कि एक NAD 3 ATP दे सकता है। तो अगर 6 होंगे तो कितने, 6 3 18, तो यहाँ पे 18 ATP। अब 2 FAD भी ग्रेफ साइकिल के दौरान बने हैं, एक एसिटाइल को प्रोसेस करने के लिए, दूसरे के लिए भी। तो एक प्रोसेस के दौरान और दूसरे प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पे देखें अगर एक FAD 2 ATP दे सकते, तो अगर 2 FAD होंगे तो कितने, तो 4। अब इनको प्लस करें, 4 + 6 + 18 + 4, साथ में देखें 2 ATP यहाँ आ जाते हैं, 2 ATP यहाँ आ जाते हैं, 2 2 4 ये 8 6 ये 14 18, इस तरह से लेके मिला के तो आपके पास कितने टोटल बच जाते हैं, 36 ATP जो होते हैं यहाँ पे आपके पास बन जाते हैं। ठीक है, सो ये हमने देखा, या आप MCQs के हवाले से भी देख लें। ठीक है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस के जिसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी फिर इस्तेमाल की जाती है हमारे बाकी बॉडी के प्रोसेस के लिए। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। और ये देखें एनर्जी चार्ट आपको इस तरह से बताया गया है। यहाँ पे देखें ये एक डिफरेंस आपको बताया गया है कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, यस। एनएरोबिक ऑक्सीजन ना भी हो तो ये हो सकता है। यहाँ पे ATP कितनी बनती है, 36। यहाँ पे ATP कितने बनते, 2। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलिसिस अगर देखें तो साइटोप्लाज्म, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी। MCQs के हवाले से देख लें। ठीक है, इस तरह जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर, ये MCQs के हवाले से देख लें। उसके बाद मेजर सोर्सेज इसके लिए क्या है, मेजर सोर्स एनर्जी के लिए मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसी प्रोसेस के जरिए एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और ये जो एनारोबिक प्रोसेस होता है ये क्विक एनर्जी हमें देता है। और ये एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो ये रिस्पायरेशन उन ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है। अब कहती हैं जो ऑर्गेनिजम्स इनके अगर ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया फिर भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती फिर भी ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट इसके लिए एथेनॉल और क्या है, चीज़ है। यहाँ पे इसका अगर हम ओवरऑल इसका ये देख लें, इस तरह से देखें, इसका ओवरऑल चेन है रिस्पायरेशन का। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सेलुलर लेवल पे होता है, फूड को तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP की सिंथेसिस होती है। 2 टाइप्स, एनारोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी कम होती है, कम निकलती है, और यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी ज़्यादा निकलती है। इसके देखे वेरियस स्टेप्स, इसके 2 टाइप्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन को देखेंगे।